मुर्तजा भुट्टो शाहनवाज अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेके आ गए। लीबिया में भी ट्रेन हुए हैं लड़के। जुल्फिकार हमारे साथ होते थे। सऊद बिन माबूद था, उसको साउथ अफ्रीका में ड्रग कार्टेल ने मारा है। बहुत बड़ा बदमाश था कराची का शब्बीरा। फिर रेंजर्स ने उसको एक दफा रिलीज कराने की कोशिश की हमसे, तो बाकायदा रेंजर के साथ हम लोगों ने बाकायदा लड़ाई की हुई है। चौधरी असलम रावनवार, जिनको कहते थे कि ये बाकायदा खौफ की अलामत है। चौधरी असलम इस खाकसार ने बड़ा करीब से देखा है। जिगरा नहीं था उसके अंदर, वो बरमबाज ज्यादा था। जाली पुलिस मुकाबले करते थे कि नहीं करते थे, ये बताएं असल बात। ये वो नहीं है जो आपने कहानियां सुनी है यूट्यूब के ऊपर लोगों की, क्योंकि लोगों ने इनको देखा नहीं, हमने तो बहुत करीब से देखा हुआ है ना। नईम भाई, आप यकीन करेंगे, हम आईजी जेल खान जाके कमरे मिलते थे जाके। टीवी भी था, VCR भी था, मुजरा भी होता था अंदर, जबरदस्त मुजरा होता था। रात को वो लड़कियां आ रही हैं, मुजरा लड़कियां, फिर वो रात को रह भी रही हैं, पार्टियां हो रही हैं अंदर। वो ऐसी पार्टी बाहर नहीं होती थी, जेल की पार्टी। हमें पार्टी करनी, हम जेल में जाके पार्टी करते थे। बोरी बंद लाशें बहुत मिलती थी। बलोचों का खास स्टाइल ये होता था कि वो सर तो काट देते थे, लेकिन उसको बोरी में फिट करके वो खून आलूद बोरी वो शहर में फेंकते थे। पीर साहब कहलाते थे, इनका कोई नाम नहीं ले सकता था। पीर साहब का एक खास बात ये थी, बहुत से लोग शायद माने ना, ये रॉन है का बंद कर दो कराची, इंडिया से ऑर्डर आ गया। हकीम सईद और अमजद साबरी जैसे शहीद किए गए। एक और डरावना वर्जन देता हूँ। सौलत मिर्जा के अलावा किसी शख्स को फांसी क्यों नहीं हुई? इसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। जब भुट्टो की फांसी के बाद अल जुल्फ़कार के तस्करे शुरू हुए और ये कहा गया कि जी मुर्तज़ा भुट्टो और उनके जो मुहाफ़िज़ीन हैं वो मुसल्लह फिरते हैं, और वो जो फिर शाहनवाज कहते हैं जी कि वहाँ से अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग लेके आ गए, वो उसमें कुछ हकीकत थी या ऐसे ही हवा में उड़ती रही? बिल्कुल लड़के ट्रेंड किए हैं, ना सिर्फ अफगानिस्तान में लड़के ट्रेंड हुए थे, बल्कि ये लोग लिबिया भी गए हुए थे। लिबिया में भी ट्रेंड हुए हैं लड़के। जुल्फिकार हमारे साथ होते थे। सऊद बिन माबूद था, उसको साउथ अफ्रीका में ड्रग कार्टेल ने मारा है। मेरे साथ भोलू लड़का चलता है, ये सारे जुल्फिकार के लड़के जो मेरे साथ चलते थे। मोहम्मद कज़ाफ़ी के दौर में? जी बिल्कुल। तो ये लोग वहां थे, वहां पे ट्रेनिंग ली। अफगानिस्तान में तो बाकायदा ट्रेनिंग कैंप था। ना सिर्फ अफगानिस्तान में, कह देता हूँ, इंडिया में ट्रेनिंग होती थी भाईजान। इनकी इंडिया में ट्रेनिंग हुई है। हमारे लड़के इंडिया से ट्रेनिंग लेके भी आते थे। इंडिया में भी ट्रेनिंग कैंप था। वहां से ट्रेनिंग करके फिर ये कराची बाकायदा ग्रेनेड किस तरह फेंकना है, क्योंकि ग्रेनेड आना शुरू हो गए थे। वो सोवियत वॉर से जो था मामला, ग्रेनेड बहुत आम चीज हो गई थी। हर लड़का अपने साथ क्लैशन या टीटी रखनी है तो साथ में ग्रेनेड भी रख लेना है। तो वो ग्रेनेड जो था वो किस तरह थ्रो करना है, क्या करना है, क्लैशन किस तरह चलानी है। एक तो अनट्रेंड नहीं, ये ट्रेंड लड़के थे बाकायदा तौर पर, ये लड़ना जानते थे। क्योंकि फिर हुआ ये था कि जब मामला ज्यादा खराब हुए तो फिर रेंजर्स को लाया गया। पुलिस का तो अपना एक महकमा था, लेकिन रेंजर्स भी कराची में होती थी। और रेंजर्स से मैं लड़ा हूं रेंजर्स से बाकायदा तौर पे। टाइम स्क्वायर में रेंजर्स जब रेड करने आई, क्योंकि हमने पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, एक पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है कराची में, उसका नाम है टाइम स्क्वायर। उसको हमने घुस के पूरा खाली करा लिया। अब उसमें सिर्फ PSF के लड़के रहते थे। पूरे किसी की इज्जत में नहीं, सबको घरों से बाहर निकाल के फेंक दिया। पूरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, एक बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा। पूरा कॉम्प्लेक्स वो PSF के हमारे लिए, क्योंकि हम घर जा नहीं सकते थे, MQM से झगड़ा है घर। तो अब सब जो भी लड़के कराची के जो रहते हैं वो, और फिर बाहर से जो लड़के आते थे उनको भी सहूलत फराहम करना थी। तो हमारे पास फ्री का अपार्टमेंट होता था पूरा। मेरे पास तीन बेडरूम का अपार्टमेंट था मेरे पास। नीचे खाना जो था वो जितने भी होटल थे उनसे फ्री खाना आता था, तो खाने का खर्चा तो है नहीं। बाकी जो और जो बुराइयां हैं, शराब चरस मरस, वो भी है। वो अड्डे पे गए, उसको बोला दो, ये हमारा हिस्सा है, वो भी आती है। तो अब शराब भी आ रही है, चरस फ्री भी आ रही है, शराब भी फ्री मिलती है, खाने भी जो है फ्री में। और कैश जो है वो नहीं, दुकान वो नीचे से मेडिकल स्टोर वाले से ही भत्ता लेना है फलां से, तो कैश भी बेताश है। बाकी अगवा तवान से आ रहा है। तो उस समय फिर रेंजर्स ने उसको एक दफा रिलीज कराने की कोशिश की हमसे। तो बाकायदा रेंजर के साथ हम लोगों ने बाकायदा लड़ाई की हुई है। वी फॉट रेंजर, हालांकि वो था भागना पड़ा बाद में, क्योंकि हम सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। रेंजर जो थी वो मारती थी, वो लिहाज नहीं करती, क्योंकि वो जो था उनका कोई ऐसा मामला नहीं था कि आप उन पर कुछ हुक्म या सोर्स चला सकें। वो सीधा गोली मारते थे, और हमें पता था मारते, तो हम उनको मारते थे, वो हमको मारते थे। हम जर्नलिज्म में आए थे तो ये सुना गया कि ये जो कराची को मुख्तलिफ सेक्टर्स में तकसीम किया गया है, एक सियासी जमात की तरफ से, इंतजामी नहीं कह रहा, सियासी जमात की तरफ से तकसीम किया गया, वो सेक्टर जो है वो पैरेलल एक पुलिस स्टेशन थे। और सेक्टर इंचार्ज जो है, सेक्टर कमांडर जो कहलाता था, सेक्टर इंचार्ज, वो बाकायदा ये कहते थे कि वो SHO के तौर पे फ़राइज़ अंजाम देता है। ये बातें दुरुस्त थी? 100% दुरुस्त। उस वक्त ये हो गया मामला कि सेक्टर का ऑफिस है। अब हर परमिशन, चलें ये तो आपने एक अलग बात कर दी, मैं आपको और थोड़ी तफसील में बता देता हूं। सेक्टर इंचार्ज उस इलाके का मालिक है, उसको पता है कहां से कितना भत्ता आना है। अब वो ऑर्गेनाइज हो गया सारा काम। कुर्बानी की खाले छीनते थे, मिसाल के तौर पे वो छीनते ही हैं। आपके घर पे गए, कुर्बानी हुई है ना, आपके घर पे गए, पर्ची दे दी हाथ में आके। ये नहीं कि कोई चॉइस है आपके पास, कुर्बानी की खाल है, जब कुर्बानी अच्छा तुम्हारी हो रही है, एक बकरा है, दो गाय, ये पर्ची दी, शाम को 2 बजे दोपहर को पहुंचा देना। ये वो पर्ची लेके बेचारा आदमी आ रहा है, और वो उसी खाले बिक के फिर वो असला खरीदा जा रहा है। आप सोचिए आपकी कुर्बानी गई,
अगर कुर्बानी की खाल जो है वो इसलिए तो नहीं होती कि आप किसी के लिए असला खरीदें, वो अब उस कुर्बानी के अब कहाँ, जहाँ जमीयत का इलाका, जमीयत भी करती थी, ऐसा नहीं जमीयत नहीं करती, लेकिन वो इतना हार्श नहीं थे। लेकिन एमक्यूएम का ज्यादा ये मामला ये था कि वो तो पर्ची दे देते थे। ना सिर्फ ये कि अब सेक्टर इंचार्ज को पता है कि इलाके में किस बैंक उसके कंट्रोल में, दुकान उसके कंट्रोल में, उसने आदमी भेज दिया, वहां से भत्ता भी आ गया। अच्छा, फिर जो लोकल मामलात हैं, अगर किसी तलाक तक के मामलात जो थे वो सेक्टर ऑफिस में हल होते थे। मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई, थाने नहीं जाना, उसने सेक्टर ऑफिस जाना है। वो सेक्टर ऑफिस जाएगी, सेक्टर ऑफिस वाले को बताएगी, फिर वो बीच में पंचायत बैठेगी, वो फैसला करेगा, जो उसका फैसला को मानना, अच्छा वो आप ना नहीं कर सकते, जो उसने कर दिया फैसला वही है, चाहे वो गलत करे सही करे। उसमें बुराई ये थी कि अगर आपका कोई जानने वाला एमक्यूएम है और दूसरे वाला जो है वो बेचारा हल्की पार्टी है, आपने उसके घर पे कब्जा हो गया, किसी घर पे कब्जा कर लिया, अब वो जाएगा सेक्टर ऑफिस में, सेक्टर ऑफिस, अब अगर उनका आदमी को इन्वॉल्व है तो आपको बाहर निकालेंगे, बोले चलो हो गया कोई बात नहीं, ठीक है बर्दाश्त करो। अब आप क्या करेंगे, सेक्टर से लड़ेंगे, वहां 100-125 लड़का एक टाइम मौजूद होता है। और ये सारे ऑफिस इन्होंने क्या किया, नाजायज तजावुजात के नाम पे इन्होंने पार्कों के अंदर, जो मोहल्ले में, कराची में हर मोहल्ले में एक पार्क होता था, इन्होंने पार्कों में उनके ऑफिस बना लिए थे, बाकायदा तौर पर बिल्डिंग बना के एक ऑफिस बना लिया, वो सेक्टर ऑफिस कहलाता है, नाजायज कब्जा करके। और अब वो उसकी धांधली, उसी की बदमाशी, जो दिल चाहे वो वहां पे करे, वो इलाके का बादशाह है, उसको जवाब देना है सेक्टर इंचार्ज, यूनिट को सेक्टर और सेक्टर को इंचार्ज देना 90 के ऊपर, यानी बहादुर ये जो अजीजाबाद के इलाके में जाके। तो वो एक बाकायदा चेन ऑफ कमांड बनी हुई थी, ये बाकायदा तौर पे ऑर्गेनाइज काम होता था, सारी लूट फाट सारी चीज ये ऑर्गेनाइज हो गई थी, उसने जवाब वहीं पे जाके देना है। अच्छा, फिर जो जिन बदमाशों का मैंने जिक्र किया, ये बात मत भूलिएगा, अब वो मोहल्ले के बदमाश भी थे वहां पर। अब मोहल्ले के बदमाशों को, अब उनकी बदमाशी भी खत्म करनी, वो बहुत पुराने बैठे हुए मोहल्ले के बदमाशों को इन्होंने बच्चों से गोलियां पड़वाई, जो उसको 12 साल का 14 साल का लड़का, उसको गोली पर पिस्टल दिया। एक होता था, एक हमारे ज़माने में एक होता था शबीरा, शबीरा को, मेरे सामने का वाक़या है वो, शबीरा को ऐसे ही किया, वो बहुत बड़ा बदमाश था कराची का शबीरा। फिर होता था ये काली टोपी ग्रुप होते थे, जिसमें मुराद परेडी, मुनाफ परेडी, परेडी थाने के होते, इनका नाम परेडी अपने थाने के हदूद में नाम रखते थे। मुनाफ परेडी कराची का एक बहुत बड़ा बदमाश, उसका भाई, उसका बड़ा भाई था चरिया, उसका नाम मुझे नाम भी नहीं पता, मेरा ख्याल इलियास चरिया या इदरीस चरिया था उसका नाम, वो था। उसका छोटा भाई जो था मुराद का, शन्ना, और ये जो मुराद का जो ये एक ग्रुप था। अब इन्होंने क्या किया, उनको जो था वो चाचा इदरीस चाचा ग्रुप था, चाचा इदरीस ग्रुप। तो ये सारे को इन्होंने क्या किया, अब इनको अपनी, क्योंकि कराची इलाके में होल्ड करना है, ये बच्चों के हाथ में पिस्टल देते थे, जाके गोली मार दी सर पे जाके पॉइंट ब्लैंक पे जाके, वो बैठा हुआ ठाक रहे, गोली मारी। क्या करेंगे आप? तो इन्होंने पहले तो बदमाशों का पूरा सिस्टम ही साफ कर दिया। वो बदमाशी सिर्फ पार्टी बेस पे होगी, इंडिविजुअल बदमाशी खत्म हो गई वहां पे, अब कोई बदमाश नहीं है, कोई खैरखा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब आपका जो मामला है वो सेक्टर में जाएगा, सेक्टर ही उसका फैसला करेगा, वही मालिक है इसका, उसके हुक्म के बगैर वहां पे परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। लोग ये कहते हैं कि कराची में ये चरिया, आपने कहा अभी, कमांडो, अब फिर आप ये देखें कि ये बहुत परेडी, अभी आपने जितने नाम लिए, ये उर्फियत जो है, ये तो हमारे पंजाब में तो पुलिस के काना, साजिद काना, फलां काना, ये तो पुलिस, हमारे यहाँ तो पुलिस उर्फियत डालती है ना, ये वहाँ उर्फियत कैसे आती थी? कराची में क्या रिवायत रही है? होता ये था कि जैसे अब वो नाम की एक तो होता दहशत का टेरर, फहीम कमांडो, वो ये अच्छा, कुछ लोगों के नाम जो थे वो, जैसे वो लंगड़ा और काना जो है, लंगड़ा वो जैसे असगर लंगड़ा था, असगर लंगड़ा इसलिए कि वो बेचारे की टांग नहीं थी, या हमारा था शाहनवाज शानी, शानी टुंटा। अब वो शानी टुंटे का एक हाथ नहीं था, वो एक ही हाथ था उसका, तो वो तो एक तो रुफियत ये थी कि वो कराची वालों के, एक और वो मुन्ना पप्पू हमारे यहाँ ज्यादा होता है, कराची में एक मुन्ना पप्पू बबलू ये ज्यादा कर देते हैं। तो वो उर्फियत जो थी वो एक तो दहशत क्रिएट करने के लिए, अब वो कमांडो इसलिए था, वो फहीम कमांडो का नाम फहीम कमांडो लड़कों ने रखा, वो इसलिए रखा कि वो कमांडो जो था वो पुलिस से और फौज से लड़ता, उसका काम ये था, उसने उसका भाई को पुलिस ने मार दिया था। अब उसने जहां पुलिस वाले की मोबाइल देखता था वो तो ग्रेनेड फेंकता था, फायरिंग कर देता था। अब वो कमांडो एक्शन होता था ना, तो इसलिए उसका नाम फहीम कमांडो पड़ गया। जो लंगड़ा चरिया, ये तो मैंने आपको बता दिया। चरिया, खास चरिये का एक और मामला है, ये एक सादा चरिया थे, हमारे साथ होता था पीपल्स पार्टी में अद्दी चरिया, वो अदनान नाम था, उसको अद्दी चरिया बुलाते थे। वो मैंने उसके साथ काम किया हुआ है, मेरे साथ, मेरे पास ये अपार्टमेंट में मेरा रूममेट भी रहा है। वो अद्दी चरिया का मामला ये था, वो वाकई पागल था, मतलब लिटरली जो है ना, अब मुझे एहसास होता है, अब उस जमाने में तो वो नॉर्मल लगता था। अब बात उसको, अगर आपने उसको हवा भी लड़ गई ना, उसने पिस्टल निकाल के गोली मार, वो गोली मार देता था, बात ही नहीं करता था, उसको समझ में ही कुछ नहीं आता था। उसका काम, उसको सिर्फ इसलिए लेके, उसका काम यह था जब क्लैश होता था उसको सिर्फ कत्ल करने के लेके जाते थे, उसको ले गए, बोलो जब उसने फायरिंग मारी, उसने वो बच्चों का भी लिहाज नहीं करता था, वो औरत का भी, वो किसी के। एक हमारा, मैं आपको अपना वाकया बताता हूँ, मेरे पास एक रेहान लड़का था कराची में, जो कि बेचारा, वो अब पता है, अब समझ में आ रहा है, वो गे था, तो वो थोड़ा ऐसा कोई नहीं होता उस टाइप का, तो वो उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया।
मेरे मोहल्ले का लड़का था, तो एक दिन मेरे पास रोता हुआ आया, कहने लगा यार मेरे बगैर चप्पलों के घर पे आया। मैंने क्या हुआ? बोले यार वो मेरे घर बड़े भाई ने घर से निकाल दिया, जायदाद में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, अब वो घर में मेरा हिस्सा था, मैंने मांगा तो मेरे भाई ने घर से निकाल दिया। नंगे, वो बेचारा नंगे पैर 2 दिन सड़क पे घूम रहा है कहीं। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा दिनचर्या बैठा हुआ था। बोलो क्या हुआ दादा? मैंने बोला यार वो बैठा हुआ है। बोलो नहीं 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 यार उसको खाना वाना खिलाओ। अच्छा वो दिल का अच्छा है इस मामले में, कोई लेन देन का मामला नहीं है, सिर्फ इसलिए। बोला अच्छा चलो बैठो बैठो। गाड़ी निकाली, उसके घर पे गया, डस वो अब मैं समझ रहा हूँ बात करने क्या, मैं उसके भाई से बात करके डराएं। इसने जो फायर, अच्छा ये फायर मार रहा है, अच्छा खिड़की से उसके घर वाले देख रहे हैं ना कि अब वो पहले तो गालियां दे रहे हो तेरी माँ की, बाहर निकल बाहर। वो बेचारी उसकी औरतें जो खिड़की, इसने वहीं ठा स्ट्रेट फायर। अबे मैं उसको बोला कुत्ते के बच्चे, और बोला ऐसी की तैसी। अब इसने हर खिड़की पर से फायर मारना शुरू कर दिया। खैर वो लड़के को उसका घर का हिस्सा तो क्या, वो भाई घर छोड़ के चला गया, उसी को दे दिया। वो बोला तू रख ले भाई, हमें नहीं चाहिए ये मामला। वो तो ये चरिया वाला मामला ये कि वो जो चरिये थे ना, वो वाकई मेंटल केस। सप्तैन था, वो भी चरिया था, सप्तैन चरिया भी था। वो उसका ये था, वो जब भी लड़ाई होती थी वो क्लैश, वो टावर पे चढ़ जाता था, वाटर टावर बना हुआ था जामा कराची, वो वहां से, अच्छा उसका निशाना कमबख्त का बड़ा अच्छा था, लेकिन वो उसके अंदर बुराई ये थी, वो साइको था। अब पर समझ में आ रहा है साइको, हम तो उस वक्त समझते नहीं थे मामला को, बच्चे थे। वो क्या करता था, वो ना सिर्फ उनको निशाना बनाता, दूसरी पार्टी, वो कोई आम आदमी भी जा रहा है ना उसको भी निशाना बनाता था। हमारा एक और लीडर होता था, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, मेरा दिल हिल गया था, हालांकि मैं जारी बात है इस काम में था, लेकिन एक मैं आपको वाकया बताऊं, मैं नाम लेके बताता हूँ, चलें पूरा नाम नहीं लूंगा उसका। उसको हम लोग नासिर डीजे कहते थे, वो क्रिश्चियन लड़का था, नासिर डीजे, अभी भी है, उस जमाने में पीएसएफ का होता था, हारून रशीद के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, नजीब भाई से पहले के दौर है ये। तो हम लोग पिकनिक मनाने एयरपोर्ट के पास एक फार्म हाउस था, हमें पार्टी हमेशा याशी तो करवाती है ना, फार्म हाउस पे पार्टियां, बकरे वकरे काट रहे हैं, किसी का उठा के ले वो काट के रहे हैं, किसी का बकरा उठा रहे हैं, वहाँ बकरे कट रहे हैं, खाबे बन रहे हैं, शराबें चल रही हैं। तो वो बैठा हुआ था, और 7mm की राइफल उस जमाने में नई नई आना शुरू हुई थी, क्लशन तो आती थी, 7.62 मिलीमीटर एक नई राइफल आई थी, बड़ा कैलिबर था ये, इसको 7mm कहते थे कराची की जबान में। 7mm की राइफल नई नई आई थी, उसके पास, नासिर डीजे के पास 7mm की राइफल थी। मैं उसके पास बैठा हूं, और जहाज टेक ऑफ किया, तो वो बिल्कुल एयरपोर्ट के पास फार्म हाउस था, तो जहाज टेक ऑफ किया, इसने एकदम पॉइंट किया जहाज के ऊपर। मैंने कहा नासिर क्या कर रहा है? बोला जहाज गिरा रहा हूं। अब वो अगर जहाज टेक ऑफ किया, 7mm गोली लगती है, ऑल टैंक कहीं भी नहीं लगती है, जहाज आपका गिर जाएगा। उसमें इसको नहीं पता कौन है, क्यों करना है, नहीं पता, बस जहाज गिराना है। वो मैं इसका हाथ लेके, मैंने राइफल नहीं किया, वो खुदा के बंदे तू पागल हो गया फला, वो नशे में दारू में पड़े बैठे। फिर एक और मिसाल देता हूं, जिसका मैंने अभी नाम लिया बिलाल शेख का, ये ऑयल रिफाइनरी पे रॉकेट लॉन्चर मार दिया था, ऑयल रिफाइनरी पे, ये कराची बाकायदा हमला हुआ, ऑयल रिफाइनरी जो थी उस पर जाकर रॉकेट लॉन्चर मारा इसने, जाके रॉकेट मार दिया, कोई मसला नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस देखना धमाका कैसे होता है। इस हद तक दिमाग खराब हो गए थे। अब ऐसे लोगों को आप क्या करेंगे? और ये उर्फियत थाने वाले नहीं डालते, ये इन्होंने खुद दहशत के तौर पे, फिर एमक्यूएम ने, ये असल में जो ये आई है एमक्यूएम ने, ये बहुत ज्यादा एमक्यूएम का ये खासा था कि वो असली नाम नहीं इस्तेमाल करते थे, वो असल नाम किसी का नहीं बताते थे, तो इसलिए वो उर्फियत ज्यादा इस्तेमाल होती थी। चौधरी असलम, दूसरा रावनवार, इस तरह के पुलिस अफसर जिनको कहते थे कि ये बाकायदा खौफ की अलामत हैं, और वो कहते थे कि जुराम पेशा अफराद के लिए खौफ की अलामत है, लेकिन ये पब्लिक कहती थी जी हमें तंग करते हैं, पब्लिक के लिए भी खौफ की अलामत है। तो पुलिस का रोल क्या था और जेलों का रोल क्या था उस दौर में? तो पुलिस का तो ये दौर था, क्योंकि जेल में हम लोग मिलने आते हैं, मैं जेल का किस्सा बताता हूँ आपको, जेल की मुलाकात में आपको बताता हूँ, पहले मैं पुलिस का जिक्र कर दूं। चौधरी असलम इस खाकसार ने बड़ा करीब से देखा है, सारे दौड़ के ढोल सुहाने नईम भाई, जिगरा नहीं था उसके अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ वो जो क्लफ लगा हुआ शलवार कमीज पहन के, हाथ में टीटी लेके, वो पिस्टल लेके, उसके बाद ग्लॉक होता था उस जमाने में, ग्लॉक भी नया नया आया था वो उस जमाने में, वो भरमबाज ज्यादा था, वो कभी अकेला नहीं गया कहीं कुछ करने के लिए, उसके साथ पूरे लोग होते थे। वो जलियारी गैंग वॉर में इसका ज्यादा नाम हुआ, एमकेएम के लड़के उठाने में, वो उनको ऊपर से ऑर्डर आ जाता था, जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया कि फेडरल गवर्नमेंट, जब ये पैसे लेके, उनसे भी पैसे लेते थे, इनका भी अपना हिसाब किताब था, ये फिर जाके करते थे, ये अपने तौर पे इनका कोई चलकश नहीं थी, चाहे वो राव अनवार हो, चाहे वो चौधरी असलम हो, चाहे वो और कोई हो, बहादुर अली, बहादुर अली, सारे यही नाम, निशान का, बहादुर अली का भी यही मामला था। ये सारे लोग जो थे, अच्छा इनकी दुश्मनी ये थी कि इन्होंने कहीं ना कहीं लड़ाई हुई, इनके ऊपर फायर हुआ, इसने रिटेलिएशन में बंदा मार दिया, तो इनके ऊपर हिट निकली हुई होती थी। तो ये दिलेर विलेर, चौधरी असलम की तो मैं आपको हल्फिया, जिसको मैं मानता हूं एक पुलिस ऑफिसर को चौधरी लतीफ था, ये असला चौधरी असलम से पहले की बात है, वो चौधरी लतीफ, वो दिलेर था, उसमें आसरा मासरा नहीं था, वो उसने हमें हमारे सामने फायर मारे, और उसका वो हटता भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि हम रोड किस तरफ से हम फायर कर रहे हैं वो कर रहा है, वो हिलता नहीं था, वो अकेला भी होता था, वो छोड़ता नहीं था। लेकिन ये जो ग्रुप था ना, ये थे, भाहू ज्यादा थी, नाम कोई घंटा भी कुछ नहीं था, शरीफ लोगों को तंग करना और ये करना, ये सारा काम था इनका, ये सारा
ये वो नहीं है जो आपने कहानियां सुनी है यूट्यूब के ऊपर लोगों की, क्योंकि लोगों ने इनको देखा नहीं, हमने तो बहुत करीब से देखा हुआ है ना। तो ये नाम वाम थे बस। वो ये लियारी भी जब गया है गैंग वॉर के चक्कर में, तो ये लियारी चील चौक के इस तरफ जब पूरी पुलिस ने क्लीन अप कर दिया था, उसके बाद ये खड़ा होकर वीडियो बना रहा है फायरिंग वायरिंग करने की। अंदर जाने की हिम्मत इसकी नहीं थी, मुझे पता है अंदर जाता उसको नहीं, पटका जाली देते पुलिस हैं। मुकाबले करते थे कि करते थे, ये बताएं असल बात तो ये है। जाली तो बेसाहब जहां उठाए जाली जाली। तो एक जमाने में जैसे शोएब खान होता था, कराची में जुए के अड्डे चलते थे दो लोगों के, एक था शोएब खान शोबी, उसको शोएब रमी कहते थे, उसके रमी के क्लब जो थे वो जुए के अड्डे होते थे, वो शोएब रमी होता था, शोएब खान शोबी है, उसके जुए के अड्डे थे। अब उसका जब मामला किसी और का, वो मैं नाम नहीं ले सकूंगा, किसके साथ मामला खराब हो, उनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं अभी भी, तो उनके साथ उसका मामला खराब हुआ, उसने पुलिस ने उठाया उसको रातों रात, और फिर उसको जो थी वो जाली पुलिस मुकाबला, वो किसी को जहर का इंजेक्शन दे दिया, किसी को वो खाली एक और भी हाँ, काम वो करते थे, जिसको ठीक। पैसा नहीं मानता तो वो खाली इंजेक्शन लगा देते थे उसको। वैसे तो जाली पुलिस मुकाबला ही होता था वो, और तो कुछ नहीं, उठाया गोली मारी फेंक दिया, जाली पुलिस, वो जाली होता था पुलिस मुकाबला। और जहां तक जेल की बात है, तो मैं मुलाकात करने हमारी होती थी जेल के अंदर 21 नंबर माड़ी कहते हैं, 21 नंबर माड़ी, यानी 21 नंबर बैरक जो थी वो यानी हर पार्टी की अलग माड़ी जो थी उन्होंने रखी हुई थी, क्योंकि आप अगर बाहर जाओ तो लड़ते थे, ताकि एक ही लड़के एक ही ग्रुप के, एमक्यूएम की अलग थी। जब उस जमाने में सौलत मिर्जा जो था उस जमाने में अंदर था, जब मैं जब की बात कर रहा हूँ। बिलाल शेख जो था, मैं बिलाल शेख से मैं मिलने आता था, बिलाल शेख किसी के केस में अंदर था, और हमारा एक और लड़का जो कासिम खटक के मर्डर में अंदर गया हुआ था, ये पीएसएफ का नेशनल कॉलेज में मर्डर हुआ था, दो लड़के मारे थे उसने, एमक्यूएम के, एक असलम और एक कासिम खटक, जिसकी वजह से मैं कॉलेज से बाहर हुआ था। तो हमारा पूरा मामला वो केस मेरे ऊपर आया था। तो जमान जो था वो एक और लड़का था, हम जेल में मिलने से आते थे, तो हमारी जो मुलाकात होती थी, नईम भाई आप यकीन करेंगे, हम आईजी जेल खान जाके कमरे मिलते थे जाके, माड़ी पे तो चाय वाय चल रही है, खुला खाता, शराबे चरसे तो सब थी, टीवी भी था, सब वीसीआर भी था, मुजरा भी होता था अंदर, जबरदस्त मुजरा होता था। रात को वो लड़कियां आ रही हैं मुजरा लड़कियां, फिर वो रात को रह भी रही हैं, पार्टियां हो रही हैं अंदर। वो ऐसी पार्टी बाहर नहीं होती, तो जेल की पार्टी, हमें पार्टी करनी, हम जेल में जाके पार्टी करते थे। तो वो जेल वेकेशन के तौर पे जाते थे, बाकी पार्टी वार्टी करने के लिए हम लोग बहुत जेल में गए। तो जेल, और लांडी जेल तो बाकायदा तौर पे, लांडी जेल का तो और ही बुरा हाल था। जो जहां की बुराई लांडी जेल के अंदर, वो बच्चा जेल है असल में, वो बड़ों के लिए नहीं है। लांडी जेल जो है, मुंडा जेल, मुंडा जेल कहते हैं उसको, मुंडा जेल, मुंडा जेल कहते हैं उसको। अब उसमें जो आपके अगर बहुत अच्छा, क्योंकि वो सिस्टम है, तो हमारे यहाँ ब्रिटिश निजाम कायम है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, हालांकि पूरी दुनिया में जेल जेल होती है, हमारे यहाँ ये भी होता है ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, जेल में भी सिस्टम है, हमारे क्लासेस हैं जेल के अंदर। फिर आपको जो ए क्लास वाले हैं उनको बर्दाश्ती मिल जाता है, यानी बाकायदा आईजी जो है जेल खाना जात, जो इंतजामिया है वो बर्दाश्ती देती है। नौकर होता है जेल में काम करने वाला, खाने बनाने वाला बर्दाश्ती है, चाय बनाने वाला मालिशिया रखा हुआ है अंदर, ये बर्दाश्ती। गवर्नमेंट ये नहीं कह रहा कि गुंडागर्दी, दिस इज असाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये ब्रिटिश निजाम, ये आज भी राइज है हमारे जेल मैनुअल के मुताबिक है ये जेल मैनुअल के मुताबिक है। उसका खाना और उसका सारा जो है खाना वाना सब बाहर से आता है, उसका रॉ मटेरियल, और अंदर बट रहा है सब कुछ। और 2 दिहाइयाँ जो हैं आपने बताई 70s और 80s की, उसके बाद 90s के भी कुछ साल लगा लें, उनमें बोरीबंद लाशें बहुत मिलती थी। जो बोरीबंद लाश का मामला ये है कि वो इलाकों में पैनिक क्रिएट करना होता था। वो क्या करते थे कि जैसे आपने बंदा उठाया, जैसे मिसाल के तौर पे अगर लियारी ग्रुप ने, ये जो डकैत ग्रुप वालों ने, इन लोगों ने बंदा उठाना है एमक्यूएम वालों का, तो उन्होंने एमक्यूएम का बंदा उठाया, ये उसको वहाँ ले गए, उसको टॉर्चर, पहले टॉर्चर करते थे, मारते नहीं थे, उसके बाद वो उसको काट के सर तो काट ही देते थे, यानी बलोचों का खास स्टाइल ही होता था कि वो सर तो काट देते थे, लेकिन उसको बोरी में फिट करके, वो खून आलूद बोरी, वो शहर में फेंकते थे। उसका एक पहलू ये है कि उससे पैनिक क्रिएट होता है इलाके में, यानी एक तो दहशत की अलामत बन जाती, बोरी बंद लाश दहशत की अलामत बन जाती। वो इतना शुरू हुआ कि दहशत इलाकों में फैलना शुरू होगी, बलोचों की दहशत है। अब वो भत्ता जो अगर आप कैसे देंगे अगर आप दहशत नहीं होगी, तो उसको पता है कि उसको ऑर्डर, बोलो बोरी तैयार रखो लाश आ रही है, यह ऑर्डर आता था बाकायदा, बोरी तैयार रखो लाश आ रही है। अच्छा, इसमें एक और पहलू भी है नईम भाई, जो कि बड़ा अजीब पहलू है, शायद वो बहुत से लोग, या तो कोई माने नहीं, बहुत से लोग शायद माने ना, अभी गालियां भी पड़ेंगी इस बात के ऊपर मुझे। एमक्यूएम का नेक्सस जो था वो इंडिया के साथ बहुत क्लोज था, ये इंडिया से पैसे लेते थे, इनका जो था वो ये रॉ नेक्सस ये साथ में चलता था, इनके लोग भी इंडिया से ट्रेन होके आते थे। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 90 में इनके लोग जो थे, 90s के, ये 1990 में जो पहला बैच जो था ये इनका इंडिया गया था तैयार करने के लिए, वहां से लड़के ये ट्रेनिंग लेते थे, रॉ से ट्रेनिंग लेते थे, इंडिया से ट्रेनिंग लेते थे। अब जो शहर बंद, अब इंडिया के मफाद में क्या है, कराची बिजनेस हब है पाकिस्तान का, जब कराची बंद हो जाएगा तो पूरा मुल्क मफलूज हो जाता है फाइनेंशियली तौर पर, बहुत साफ। अब हमें समझ में आती हैं ये बातें, क्यों करते थे। अब पहले तो पता नहीं था, हमें क्या पता उस वक्त क्या हो रहा है, बचे थे तो क्या करते थे, अब ये रॉ ने कहा बंद कर दो कराची, इंडिया से ऑर्डर आ गया, बगैर किसी वजह के शहर बंद, बगैर किसी वजह के दुकानों पे डंडे मारे, बगैर किसी वजह के गाड़ियां आग लगा रहे, बगैर किसी वजह के दुकानों पे आग लगा रहे, दुकानें बंद होना शुरू, तो फिर उस वक्त लूटती थी वो,
तो वो बेचारा एक नॉर्मल ताजिर जिसकी दुकान है, जिसकी कुल यही है, अब पूरी पूरी दुकानें लूटना शुरू कर देते थे, पूरी दुकानों का सफाया, पूरी हम जाके अपनी आंख से देखी ये चीज़ें। तो वो एक तो माशी तौर पे कराची को बर्बाद, इनका मकसद कराची को माशी तौर पे बर्बाद कर देना था, पैसे लेके कर रहे थे काम। तो असला भी वहाँ से जो पैसे आ रहे थे उससे भी अब वो ये पूरे ऊपर के नीचे लोगों के पास वो पैसा नहीं आता था, ऊपर के लोग आते थे वो जो इस पैसे से फैज़याब होते थे। वो लंदन बहुत जाता था वो ज़माना। 3 ममालिक तो हमने डिस्कस कर लिए कि लंदन से हिदायत मिलती थी, भारत की इन्वॉल्वमेंट थी, अफ़गानिस्तान से लोग ट्रेंड होते थे। 3 ममालिक के अलावा कोई और भी गैर मुल्की ताकत थी ऐसी जो शामिल थी इसमें? एक तो लंदन का जहाँ तक ताल्लुक है, तो इस पार्टी को, जो ये लंदन पार्टी है, लंदन ग्रुप है, इसको लंदन पार्टी को लंदन बहुत खुद भी, उनका भी बच्चा था ये। अच्छा, ये जो पीर साहब, इनको पीर साहब कहलाते थे, इनका कोई नाम नहीं ले सकता था। पीर साहब का एक खास बात ये थी कि पीर साहब को जहां से मिल जाए वहां से ले लो, ये किसी के जो थे वो खैरख्वाह नहीं थे, यानी किसी के दिल से साथ नहीं थे। तो लंदन भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको पता है वो ताजे बरताने, उनका पुराना डिवाइड एंड रूल का एक ऐसा कमबख्त चीज़ है वो उनका, और वो कंट्रोल रखते हैं रीजन के अंदर, वो अपने मफाद के लिए जो भी उनके मफादात हैं, तो वो भी इनको इस्तेमाल करते थे। तो इसके अलावा ऐसा नहीं था कि कुछ इंस्ट्रक्शन को लंदन से भी आती थी, वरना इनकी बदमाशी लंदन में भी उतनी ही थी एक ज़माने में। अब तो खैर नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये लंदन के अंदर भी दंदन आते फिरते थे। इन्होंने वहाँ इमरान फारूक का मर्डर हुआ, वो आप देख लें हिसाब किताब उसका, इमरान फारूक का, और वो बेचारे के साथ, उसके साथ जो इन्होंने किया, उसको लंदन में उसको मार दिया। हालांकि बड़ा आसान मसला था, खैर वो उस तरफ नहीं जाते। वो केस मैंने देखा हुआ है, अपने करीब से देखा हुआ। असल मेरी उससे जिसने उसको भेजा था, जो वो सारा मामला, वो मैं मिल के आया हूँ सारे उनको उसकी फैमिली को मैं जानता हूँ, तुर्की में उसके अब कुछ लोग रहते हैं, तो वो भी मैंने करीब से देखा। लेकिन वही मामला है कि वो कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो उसके अलावा जो आपके सवाल के जवाब के लिए कि वो लंदन भी है, वो भी ये हर जगह से पैसा ले रहा था, इसको जो दे रहा है ना वहां से ले लो। और ये, अच्छा एक और बताऊं, अच्छा ये पार्टी को ओरिजिनल चीज नहीं थी, ये कोई ओरिजिनल क्रिएशन नहीं थी, नहीं भाई। अगर आप वो बाल ठाकरे पार्टी देखेंगे ना, ये असल में जो पूरा जो ये इसने अपनी शख्सियत से लेके ये पूरी पार्टी है, अगर आप स्टडी करें, ये बाल ठाकरे ग्रुप जो था, ये वो ग्रुप, इन्होंने पूरा जो था वो मक्खी पे मक्खी मारी है। ये 100% पायरेसी आप हर तरह देख लीजिए ना, आप किसी भी एंगल से देख लें। वो बंबई के अंदर, बंबई और ये महाराष्ट्र बोलते हैं कि वो उनकी लोकल जबान और उनके लोग और बाहर वालों साउथ इंडियन को निकालना शुरू किया था। ये पहले वहां हो चुका था बॉम्बे के अंदर कि ये जो है हमारा लोग, बॉम्बे इज फॉर लोकल्स, तो बॉम्बे वाज हब फॉर इंडिया ना, वही मेन सिटी था, मुंबई जिसको आज की जबान में कहते हैं। तो ये मक्खी पे, ये कॉपी कैट है बिल्कुल, एग्जैक्टली यही, ये कम आउट इज बाल ठाकरे। ये बाल ठाकरे रेप्लिकेट हुआ है कराची में, बिल्कुल 100% रेप्लिकेट हुआ कराची में। और ना सिर्फ ये, वो जो पूरा कॉपी कैट था, उस जमाने में क्या होता था कि बंबई के अंदर ये साउथ से बहुत लोग आते थे, क्योंकि वो कर्नाटका, ये जो इलाके, साउथ इंडिया वाले जो इलाके, उसमें गुर्बत थी, ये वहां आके इंडिया में, बॉम्बे में ज्यादा काम करते थे, क्योंकि बॉम्बे भी सेम थिंग कराची, ये सिमिलर सिटीज हैं। तो वो उन्होंने उनको निकाला, मारना शुरू किया। वो जबान की जो ये हमारी लोकल जबान जो है, लोकल जबान के उस चक्कर में इन्होंने बिल्कुल मक्खी पे मक्खी मार के कॉपी कैट, वही आइडेंटिटी, इन्होंने कोई इजाद नहीं किया नया तरीका, इन्होंने एग्जैक्टली वही किया जो उसको वहां से मिला, यानी वो उन्होंने उसको स्टडी करके ये राइज कर दिया। अच्छा कामरान साहब, ये अहम बात है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं और मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके दोनों अतवार में 2 ऑपरेशन हुए, कराची ऑपरेशन जिन्हें कहते हैं, और वो बड़े जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने किया और एक इनके दौर में किया नवाज शरीफ साहब ने। ये 2 ऑपरेशन जो हैं, ये कराची की बेहतरी के लिए थे, अमन की खातिर थे, या डिस्क्रिमिनेट थे? नहीं भाई, मुझे नफरत डिस्क्रिमिनेशन के लफ्ज से, क्योंकि पहले तो ये पार्टी बनी डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है। अब इसने सब, अब इसी पार्टी में 2 ग्रुप, आप याद रखिए, इसमें हकीकी बना ना, आफाक भाई, आमिर भाई ने बनाया, वो आप 2 ग्रुप बने इसमें भी। एमकेएम हकीकी अलग हो गई थी, एमकेएम हकीकी अलग हुई है, तो इन्होंने क्या, इन्होंने ये लिहाज किया, डिस्क्रिमिनेट, उन्होंने उनको लड़के नहीं मारे, ये उनके मारे थे, उनके मारे, तो जबान का मामला तो खत्म हो गया ना। यहाँ अगर जबान की लिहाज पड़ता तो उनका लिहाज किया जाता। फिर जिनको ये लूट रहे थे कराची में, वो क्या बंगाल से आए हुए थे सारे लोग, जिन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कराची के बड़े बड़े मेमन इंडस्ट्रियलिस्ट, मेमनों को इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था, पर्चियां बांट के। मेरे अपने जानने वाले हैं, बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, हमारा खुद गारमेंट का काम था, टेक्सटाइल वाले, गारमेंट वाले, इंडस्ट्री बर्बाद कर दी इन्होंने। तो इन्होंने क्या बख्शा है महाजिरों को? डिस्क्रिमिनेशन की बात है, कोटा सिस्टम खत्म करेंगे, कोटा सिस्टम खत्म करेंगे। अब भाई कोटा सिस्टम तुम्हारा घंटा खत्म होना है, तुम्हारी अपनी हुकूमत है, तुम हर हुकूमत के साथ हो, चाहे वो बेनजीर की हुकूमत है, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत है, चाहे वो मुशर्रफ की हुकूमत है, हर हुकूमत में कोटा सिस्टम नहीं खत्म हो सकता था, हर पीस में ब्लैकमेल करते थे, कोटा सिस्टम खत्म हो गया। चले एक और बात, नहीं भाई, अगर आप महाजिर कहते हैं ना लफ्ज, तो असल जो महाजिर है, जिसको मैं महाजिर मानता हूं, वो महाजिर है जो कहां रहता है, बांग्लादेश में, जिसको हम बिहारी कहते हैं।
वो मिलियन से ऊपर वहीं पर पैदा होते हैं, वहीं मर जाते हैं, उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। जब भी एमक्यूएम शुरू हुई थी, इन्होंने ये वादा किया था कि हम बिहारियों को लाके बसाएंगे कराची के यहाँ अंदर। बसाएंगे, यहाँ बसाने का ऐलान किया था। कितने आए बिहारी वहां से? कोई आया कराची बिहारी आ गया कोई है? कितने बिहारी आ गए? वो आज भी वहां उन कैंपों में मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो पाकिस्तानी झंडा लगा के रहते हैं आज भी। वो फटा हुआ पाकिस्तान का झंडा है, लगा हुआ है ऐसे वहां पे। असल तो वो है पाकिस्तानी, ये तो अपने आप को वो असल पाकिस्तानी है, वो असल पाकिस्तान की मिरास है। उनका एक आदमी कोई नहीं आया, कोटा सिस्टम खत्म नहीं हुआ, जॉबें किसी क्या, ये तो खरीद बेचते थे जॉबें, इन्होंने क्या अपने लोगों को जॉबें दी ना? इन्होंने बेची, उन्हीं जॉबों को बेचा, किसी और को बेचा। अब फिर बेचने के लिए ये नहीं कहते कि सिर्फ महाजिर को बेच रहे हैं, ये पंजाबी को बेचेंगे। अगर यही मामला था मुखलिसी वाला, तो इसलिए मुझे इस लफ्ज से जो है बड़ी एलर्जी है कि ये जो है ये कोटा सिस्टम बोटा सिस्टम नहीं। जहां तक बात है वो ऑपरेशनों की, ऑपरेशन जो था वो इनको ब्लैकमेल करने का एक तरीका था। वो इनको ब्लैकमेल, जब इन्होंने क्योंकि ये इनके अंदर भी ये पंगा था ना, ये थोड़े थोड़े दिन में भागी ब्लैकमेल करते थे। क्योंकि अब 1 करोड़ रुपए की डील हो गई है, 2 करोड़ की डील हो गई है, 5 करोड़ की डील होगी, अब इनको तरक्याती फंड के अलावा भी चाहिए पैसे। ये बोलते थे अच्छा हम उसके साथ चले जाएंगे, हुकूमत तोड़ देंगे तुम्हारी। जो उस वक्त हुकूमत को, हर हुकूमत को इन्होंने ब्लैकमेल किया। इनका डाउनफॉल हुआ यही है ना, वरना कराची तो आज पेरिस होता या हांगकांग होता, कोई और चीज होती, दुबई होता। हमारे पास क्या नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, हर हुकूमत को ब्लैकमेल करते थे। जब ब्लैकमेल करते थे हुकूमत, अच्छा डंडा चलाओ, फिर आती थी ऑपरेशन करो उसके ऊपर। तो फिर ऑपरेशन होता था इनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए। वो कोई तरक्याती या कोई हिफाजती तौर पे नहीं, क्योंकि शुतर बेमहार की तरह घूम रहे होते तो जमाने में बदमाशी का बाजार गर्म था। तो वो जो सारा ऑपरेशन वाला मामला था, वो सिर्फ और सिर्फ एक हुकूमत को अपनी हुकूमत के रेट कायम करने के लिए, इन पर प्रेशर डालने के लिए वो ऑपरेशन होता था, किसी तरक्याती या किसी हिफाजती या इनको खत्म करने के लिए नहीं। वरना फिर उसके बाद दोबारा हुकूमत में आ जाते ना। जब ऑपरेशन हुआ फिर क्या हुआ, तलाक हो गई? नहीं, फिर वो उसी शादी में रहे ना। ये 2 बड़े अहम पिलर रियासत के जो जनून सतून हैं, मीडिया और अदालतें, उनका रोल क्या था उस तीनों दहाई में? 70, 80 और 90 की 3 दहाइयाँ, इनमें मीडिया और दूसरे नंबर पे अदलिया, उसका रोल क्या था? नहीं भाई, आपने अदालत का पूछा था, तो पहले अदालत की बात करते हैं, फिर हम जाएंगे मीडिया की तरफ। तो मैं तमीद के तौर पे एक शेर पढ़ देता हूं कि कौन करके नेकी दरिया में डालता है, कौन करके नेकी दरिया में डालता है, हर शख्स आस्तीन में एक सांप पालता है। हल्के खुदा की खिदमत खंदा कभी ना करना, हल्के खुदा की खिदमत खंदा कभी ना करना, जिसका गला दबाव आंखें निकालता है। तो जहां तक आप अदालत की बात कर रहे हैं, तो हैं तो बेचारे वो भी इंसान ना, उनको भी घर जाना है शाम को, उनके भी बीवी बच्चे हैं। तो चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई और इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हो, अब वो भी उसने रहना शहर कराची में ही है ना, उसने कोई बांग्लादेश जाके तो रहना नहीं है कि बेचारा फ्लाई करके आएगा इनको प्रोसिक्यूट करेगा। तो अदालत के हाथ तो गए कट, ये तो आप समझ लें, भूल जाएं। कोई सवाल नहीं पता कोई जज फैसला दे दे इनके खिलाफ, सवाल ही नहीं पता कोई इन्वेस्टिगेशन हो जाए। पहले तो बात सुने, अरेस्ट ही ना हो ना, अरेस्ट हो गया चलो बहुत बड़ा काम हो गया, अरेस्ट हो भी गया। तो सौलत मिर्जा कब से जेल में था, उसको कभी फांसी की सजा जो थी कब से सुनाई हुई थी, वो जेल में पार्टियां कर रहा है, कवालियां हो रही हैं, फलाना कभी कोई क्या नाइट हो रही है, कभी मुजर नाइट हो रही है, वहां पर तो सब चल रहा था। उसको फांसी वांसी उसको पता था कि नहीं होगी, वो तो बाद में हुक्म, अगर ये हालात ना होते, मामला ना फटता, तो सवाल ही नहीं पता उसको होता। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं। तो अदालत वाला मामला तो आप बिल्कुल ही छोड़ दें। जहां तक बात है मीडिया, तो मीडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई, उनका आज तक कोई पता नहीं है। उनकी लाशें भी बोरी में ही आती थी। बाकायदा तौर पे मीडिया, अच्छा आप मीडिया का ये हाल था, ये कॉल करते थे मीडिया में, ये कॉल कर देते थे चैनल के अंदर, अल्ताफ भाई खिताब करेंगे या फला आदमी का, हमारा ये हर मीडिया के अंदर इनका एक मीडिया विंग था अपना, कंप्यूटराइज बड़ा ऐसा था ऑफिस है इनका, एक मीडिया विंग था बाकायदा तौर पर। इन्होंने पाकिस्तान में मीडिया विंग शुरू करने वाले एमक्यूएम है, किसी और का कभी इस जमात ने मीडिया विंग नहीं बनाया, इनका अपना मीडिया विंग था। उनके इसके अपने लड़के होते थे, ये फोन करते थे चैनल के ऊपर, इतने से इतने का स्लॉट जो वो हमारा है, प्राइम स्लॉट खा जाते थे, बीच में आप क्या करेंगे ना करेंगे, अगले दिन चैनल आपके अंदर आग लग जाएगी। आज टीवी जला है ना, कई और टीवी चैनल जले। नहीं भाई, केबल का चक्कर है ना, कराची में केबल सिस्टम चलता है ना, आपको पता नहीं पंजाब में क्या, कराची में केबल सिस्टम है। नहीं, हमारे भी है। आपका चैनल ही गायब हो गया केबल से, आपका चेक या तो नंबर गिरा देते थे, अगर वार्निंग देनी है तो आपका 1 से गिराएंगे, 50वें नंबर पे ले आएंगे, आपका चैनल का नंबर गिर गया, या फिर केबल हटाए, नंबर ही चैनल ही आपका गायब है, केबल आ ही नहीं रही, आप देख रहे हैं कहाँ एयर वाई ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया, हवा में हवा हो गया, कोई पता नहीं। अब उस पर आपको खुदा का वास्ता मेरा चैनल भाई, बोला अच्छा इंसान के बच्चे बनोगे अब, बोला हाँ भाई 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 बस आप जो बोले माई बाप। तो उन्होंने भी तो ये तो सहाफत आफत तो कोई मीडिया अब इनकी कोई खबरें जो हम आप बात कर रहे हैं क्या मीडिया में नहीं आ सकती थी, आई कभी नहीं आई, कोई सवाल ही नहीं पैदा, तो कोई बात करेगा, जो हर एक को अपनी इज्जत प्यारी है। ये लोग बेरहमी की तरह, और ये लोग, एक और भी एक मामला था,
नहीं भाई, ये जो था ना, ना सिर्फ ये कि ये जिसने किया उसको नहीं करते थे, इन्होंने एक सिस्टम ये शुरू किया था, ये घर में जाके उसकी बहन उठा लेते थे या उसकी बीवी को उठा लेते थे, उसको रख लेते थे अपने पास महीना महीना, ये हमारे पास रहेगी, मैं आगे बोल नहीं सकता बस इससे आगे। और वो एक लड़का नहीं होता था, उससे इनके सारे लड़के फैजियाब होते थे फिर वो, उसके बाद उस हालत में उसको घर के बाहर फेंक जाते थे मरी हुई हालत। अच्छा जी, यहाँ आम शहरी अगवा हुए, कत्ल हुए, गोशा गुमनामी में चले गए और मिसिंग की फहरिस्त में नाम पड़ गई अपनी जगह पे। आप देखें कदावर शख्सियात हकीम सईद और अमजद साबरी जैसे शहीद किए गए। हकीम सईद और अमजद साबरी जैसे, ये बड़े टारगेट कैसे करते थे, ये क्या चक्कर है? ना चले, हकीम सईद से पहले मैं आपको एक और डरावना वर्जन देता हूँ। उलमा कराम, कराची में उलमा कराम का जो कत्ल, कराची में शेखुल हदीसों का कत्ल, बड़े बड़े ऐसे जय्यद उलमा जिनका इल्म मौलवी मक्की साहब कहते हैं कोठों से ऊंचा। अच्छा, एक ना तो सिर्फ ये उलमा कराम को कत्ल शहीद करते थे, उनको जाके बाद गोली मार दी जाके, वो इंडिया के एम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जब एक आलिम का कत्ल होगा तो वो जमात जो जिस सेक्ट से उसका ताल्लुक है वो लोग उठाएंगे बात। फिर उन्होंने क्या किया, जो शिया सुन्नी लिसानी जो फसाद लिसानी के अलावा जो फसाद हुआ, फिर ये शिया सुन्नी जब होता था ये खुद करवाते थे। शिया का जुलूस निकल रहा है, वहां जाके बम फाड़ देंगे या गोली मार देंगे या फायरिंग कर देंगे वहां जाके, वो समझेंगे सुन्नी ग्रुप ने किया। कराची में हो गई लड़ाई, शिया सुन्नी क्लैश हो गया। ये मैं आपको हल्फिया कहता हूं, हल्फिया ये बात मैं कह रहा हूं, मैं शामिल रहा हूं बहुत करीब इन मामलात के अंदर, इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, वहां अली भाई लगाएंगे नहीं इसको। ये खुद जाके कत्लेआम करवाते थे ताकि ये जो है मजहबी फिरका वाराना फसाद शुरू हो जाए। इन्होंने करवाए हैं, इन्होंने कत्ल किया है। खास तौर पे एक सेट के आलिम का कत्ल करेंगे, नाम जाएगा दूसरे सेट के ऊपर, शिया का मारेंगे तो सुन्नी पे जाएगा, सुन्नी का मारेंगे शिया पे जाएगा, वो जाके ये करवाते थे। और वो करने के बाद फिर कराची फिर बंद, नुकसान, कराची बेड़ा गर्क, मुल्क का बेड़ा गर्क, इंडिया बल्ले बल्ले, इन्होंने करवाया ये। उस सलाउद्दीन हमारे जर्नलिस्ट जो बड़े सीनियर सहाफी थे, सलाउद्दीन साहब, कई ऐसे सहाफी, आप बात नहीं, अच्छा फंक्शन करते थे, इनके फंक्शन होते थे मोहल्ले के अंदर, मोहल्ले में म्यूजिकल प्रोग्राम कराते थे, म्यूजिकल नाइट होती थी उस जमाने, बड़ा स्टेज का बड़ा चक्कर चल रहा था। तो मैं उमर भाई से मेरी बड़ी अच्छी दुआ सलाम थी। उमर भाई जब भी मेरे अटलांटा थे मेरे मेहमान रहते थे, तो हम एक दफ़ा कराची की बात करेंगे, उमर भाई कहेंगे यार ये अल्लाह गरत करे, और भी कई नाम है, मैं जो जिंदा है उनका नाम लूंगा वो शायद खुद डरेंगे। तो उमर भाई मुझे एक दिन कहने लगे यार मैं प्रोग्राम कर रहा था हाशू, उधर अपना आर्ट्स काउंसिल में मेरा शो था, तो मुझे उठा के ले आए, शो के बीच में स्टेज से उठा के ले आए, मुझे बुलाया था, मैंने बोला मैं शो खत्म करके आता हूं आपके पास, आपके शो में, तो मुझे बीच स्टेज से मैं कॉमेडी कर रहा हूं, उठा के ले आए, पूरे रास्ते मारते हुए लाए, पूरे रास्ते मारे, फिर स्टेज पे बोला यार मैं रो रहा हूं, मुझे बोला आप कॉमेडी करो, यार मेरी हालत कॉमेडी करने वाली है, ये बोला है मुझे वहां चढ़ा रहा है, अब जाके कॉमेडी करो। यार मैं पूरे रास्ते थप्पड़ खाए मैंने, मैं कहां कॉमेडी करूंगा यार। हर सिंगर को, कोई भी सिंगर है, कोई भी है, उससे पैसे भी लेते थे, ये भत्ता भी लेते थे। अब कोई अमेरिका शो करने जा रहा है, कोई सिंगर बड़ा सिंगर है, वो कोई शो करने जा रहा है, उससे हफ्ता भी लेते थे, उसका शो का परसेंट उसको पता है, अगर 10,000 की पेमेंट मिल रही है डॉलर की, तो ये 5,000 ले लेते थे उससे, और वो पहले लेते थे जाने से पहले, वरना एयरपोर्ट के बाहर खड़े होते थे, एयरपोर्ट के अंदर नहीं आप जा सकते। तो ये तो चले एक पहलू, फिर मार देंगे, मतलब आखिर क्या है, ना प्रोग्राम कर सकते हो ना आप जिंदा रह सकते हो। हकीम सईद इतना बड़ा सरमाया उस मुल्क का, एक इतना हमदर्द आदमी हकीम सईद। अच्छा और छोड़े, ईदी की एम्बुलेंस है, ये क्या करते थे, उठा लेते थे ईदी की एम्बुलेंस से, इनके लड़के ईदी की एम्बुलेंस में असला जो थे, वो एक जब रेंजर्स खड़ी होती थी, ईदी की एम्बुलेंस में असला ट्रांसफर होता था, ये अगवा कर लेते थे। अब वो बच्चा रोड पर मरा पड़ा हुआ है, किसी का कुछ पड़ा हुआ, वो एम्बुलेंस से नहीं, क्योंकि ईदी साहब की एम्बुलेंस सारे इनके पास होती थी, इन्होंने ये भी किया। ये उलमा कराम का कत्ल, बड़ी शख्सियात का कत्ल, बिजनेसमैन एक बहुत बड़े, मेरे एक बहुत अजीब जानने वाले हैं अटलांटा में शहर में होते हैं, जिन मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं जो मेरे घर का मामला है, ये मेरे अपने घर की बात बता रहा हूं, बाहर की बात नहीं है ये। वो मैं जब पाकिस्तान आ रहा था, मुझे कहने लगे यार मैं पाकिस्तान, मैंने कहा फलां भाई आप चलें ज़रा, मैं जा रहा हूँ कराची, मज़ा आएगा। कहने लगे यार खुदा के बंदे तुझे पता है मैं जब गया था कराची मेरे साथ क्या हुआ? मैंने कहा नहीं आपने बताया नहीं। बोला यार मैंने, वो आदमी है जिन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी बेची, $1 मिलियन की, मिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी अमेरिका में बेच दी उन्होंने। इसलिए बेची कि मैं इस सरमाए को अपने वतन में जाके लगाऊंगा, वो कराची से ताल्लुक है उनका। उन्होंने उस कंपनी को बेच के वो कराची मूव हो गया, उन्होंने कोरंगी एरिया में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई किसी चीज की। उसके बाद ये पर्ची लेके उनके पास आ गए। वो बेचारे अमेरिका से आए, वो अमेरिका पड़ा बड़ा है, वो तो वतन की खिदमत करने आया था कि यहाँ इन्वेस्ट करूंगा। उससे इन्होंने पैसे मांगे। पहले तो उसका महीने का तो जाता ही था, वो तो है ही। फिर जब कोई मसला हो जाए, जलसा हो रहा है, 10 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 6 लाख दे दो।
बोलता है यार मैं वापस अपने अंडरवेयर में आया हूं, वापस चड्डी में वापस आया हूं, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे, इन्होंने सब रख लिया, मैं फैक्ट्री सब छोड़ के आया हूं। अब वो पाकिस्तान का मुझसे नाम लेता हूं, कानों को हाथ लगाता है। कुछ बड़ी बड़ी टेक्सटाइल के जो ओनर है वो अब अमेरिका में रहते हैं, हमारे दोस्त यार हैं, सर्कल है हमारा, बैठना होता है, कुछ कुछ हालांकि उम्र में थोड़े बड़े हैं, वो सब यही छोड़ के आए हुए नहीं आते, नहीं पाकिस्तान नाम लो, बोला खुदा का वास्ता भाई नाम भी मत लेना यार, सब कुछ जब तो लुट गया वहां पर। तो जो ये बातें कौन कहां आप सुनने को मिलती हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हर चीज का। इस मुल्क में आज जो हालात हैं, कराची के जो आज हालात हैं, जो सड़क 70 में ठीक थी या 80 में ठीक थी, वो 10-10 फीट खुदी हुई है आज। आप डिफेंस जैसे इलाके में जाएंगे तो खड्डा है वहां पे सड़कों के ऊपर यार, बाकी तो। और कराची दो है, एक पुल के इस तरफ, एक पुल के उस तरफ तो अल्लाह मान अल हफीज है, तोबा है। क्या हालात है कराची के, वहां कुछ नहीं है, ये सब इनकी मेहरबानियां हैं, ये सब इनका दिया हुआ है। ये जो आता था खाते थे, जिनका जहन्नुम नहीं भरता था, और इन्होंने इस मुल्क का और शहर का जो है वो जो सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश। ये जितने वाक़यात आपने कराची को अंधेरे में डुबोने वाले बताए हैं, और कराची की रोशनी जिन्होंने मदहम की हैं या मुनहदिम की हैं इमारतें, ये लिसान की जंग थी, इलाकाई, सियासी, इंतज़ामी, सकाफ़ती यलगार थी, ये क्या था, क्या इसे किस नाम से पुकारा जाए? ये असल में शुरू तो लिसानियत से हुई, ये तफरीक है वो लिसानियत की बुनियाद पे हुई, और लिसानियत ऐसी हुई कि वो आज तक के बच्चों के दिल में दफन है। यानी अभी मुझे भी कमेंट आते हैं कराची का, हालांकि मैं को सपोर्ट नहीं करता, मैं लानत भेजता हूँ 1000 दफा, मैं तो बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। तो खैर, ये जो लिसानी बुनियाद जो वो लिसानियत की थी, लेकिन असल में ये किसी के भी नहीं थे, ये सिर्फ पैसे के थे, इनमें हर कोई पैसे के लिए था। नाम लिसानियत का इस्तेमाल किया, तफरीक लिसानियत की बुनियाद पे, कॉपी कैट इंडिया से किया, लेकिन बाद में वो पैसा और अपने घर और अपनी जायदादें, आप देखें ना, बाबर गौरी बैठा हुआ है ह्यूस्टन के अंदर, आप ह्यूस्टन के अंदर उसकी जितनी प्रॉपर्टियां हैं ना, अगर आपको मैं अभी गिनवाना शुरू करूं तो शायद हमारा 2 घंटे प्रोग्राम चले। उसकी हर बिल्डिंग, उसने इतना पैसा लगेगा कि वो अमेरिका में उसने बिल्डिंगों की बिल्डिंगें खड़ी करनी है, अमेरिका जैसे ह्यूस्टन जैसी जगह पे ओन करता है वो ह्यूस्टन को। कितने घर, कितनी रियल स्टेट, कितना कुछ इन्वेस्टमेंट कर करके जो पैसा गया वो बाहर गया। इनके न्यूयॉर्क में बहुत लोग हैं। साउथ अफ्रीका में आज जो ड्रग कार्टेल चला रहा है वो ग्रुप है जो मेरे दौर के जो लड़के थे वो साउथ अफ्रीका में होते हैं, वो ड्रग कार्टेल चला रहे हैं बाकायदा तौर पे। हेरोइन का बड़ा जो काम ऑर्गेनाइज हो रहा है वो पाकिस्तानी गैंग, वो वही लोग हैं जो हमारे दौर के जो बच्चे कुछ के जो चले गए थे, वो साउथ अफ्रीका में भी ड्रग कार्टेल चला रहे हैं। सौलत मिर्जा के अलावा किसी शख्स को फांसी क्यों नहीं हुई? फांसी कहां से होगी? आप सजा देखें, एक तो इन्वेस्टिगेशन नहीं है। सौलत मिर्जा तो चले एक टेस्ट केस था, वो मीडिया में यूट्यूब के से आया। ये तो हम बात चल रहे हैं, आप बशीर गोगा जैसा, बशीर गोगा का नाम लिया, ये तो बहुत पहले की चीज है, गोगा ग्रुप उसने बना लिया था, बशीर गोगा था, और हजारों आदमी है इसमें, तो कोई मतलब गिनती नहीं खत्म होती है ना। इन लोगों ने मल्टीपल पुलिस वालों के, तो फौजियों को, पुलिसों को, और उसके अलावा रेंजर्स का इन्होंने मर्डर किया। वहां पे सड़कों पे लाशें फेंकते थे उनके घर वालों के साथ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कोई इनकी इज्जत से महफूज नहीं था। लेकिन बात यह है कि वो फांसी होगी कैसे? अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो अदालत में मामला जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी। अदालत में भी अगर चला भी कि चलो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ऐसा तगड़ा मिल गया जो कि आटे में नमक के बराबर है, कोई एक आदि था दीवाना, वो दीवाने की सजा, तो वो उसको बाद में उन्होंने मार भी दिया। हालांकि मैं अच्छा नहीं, उसकी फैमिली से मेरे अच्छे ताल्लुकात ने, बेचारों को जख्म नमक छिड़कने वाली बात होगी। तो जज के पास पर्ची आ जाती थी फौरन, हमारा आदमी है, तो शवाहिद ना होने की बुनियाद पर बाज़त बरी किया जाता है। वो शक का फायदा मुल्जिम को ही मिलता है, जाहिर है। बा मिल गया, हो गया वो शाहिद की ना शवाहिद की बुनियाद पर जो है वो हो गया, और इनको जो है ये आराम से बैठे रात को टिक्के फाड़ रहे हैं वहां पे बैठे हुए। अच्छा जी, आपने जब अशार पढ़े ना 2, ये आपने कहा, तो मुझे कराची का, वो मैं कराची में था 3-4 साल रहा, मैंने को 2-3 वर्कशॉप्स कराई वहाँ। एक बात बड़ी ज़रूरी, वो वहाँ एक बंस रोड जो है, आप तो वहाँ के रहने वाले, बंस रोड तिजारती मरकज़ है सदर का, बहुत बड़ा मारूफ। बंस रोड पे एक फैमिली शॉपिंग कर रही थी, दुकान से बाहर निकली, ज्वेलरी शॉप थी, ज्वेलरी शॉप से बाहर निकली तो डिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई। एक बाइक होंडा 125 पे 2 लोग आए, उन्होंने डिस्क्रिमिनेट फायरिंग की, और वो जो है वो फायर दुकान के पिलर पे लग गए, तो उधर लगे, वो फैमिली बच गई। पिलर के दोनों पिलर्स थे, उनके दरमियान में कुत्ता गुजर रहा था। कुत्ता फायरिंग की आवाज़ से भागा होगा, कुत्ते को गोली लगी, कुत्ता मर गया। जब कुत्ता मरा, ये 9:30-10 बजे का वाक़या था सुबह। 11 बजे जो अखबार आया, हमारी वर्कशॉप चल रही थी वहाँ कराची के ताजमहल होटल में, मैं वर्कशॉप करवा रहा था, जर्नलिज्म की वर्कशॉप थी, तो उसमें एक शेर जो है ना, ये उसने सुर्खी लगाई उस अवाम अखबार ने कि बंस रोड पर एक कुत्ता इंसान की मौत मारा गया।
बंस रोड पर मतलब खून इंसान इतना अर्जा था कि उसने कहा जी कि अब पहले इंसान मर रहे थे, रूटीन की बात थी, हर रोज़ बोरीबंद लाशें मिलती थी, कितने ही कत्ल होते थे। उसने कहा जी अब कुत्ता भी इंसान की मौत मारा गया। ये उस दिन का वाकया उसी दिन रिपोर्ट हुआ जिसकी सुर्खी ये थी, मैंने आपको बता दी, बड़ी नुमायां। मैंने कराची का वो दौर देखा जब एक आदमी शहर में मरता था तो पूरे शहर में खबर आ जाती थी, वो हो गया, वो हाउ हो जाती थी पता। मैंने वो भी कराची का दौर देखा है कि मैं खुद कैफे प्याला में बैठ के खाना खा रहा हूँ रात का, गोली लगी, बंदा बराबर टेबल, दो टेबल दूर, ठीक है, पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ है, रात को 11 साढ़े 11 बजे के बाद, वो रात का स्पॉट होता हमारा, ये नॉर्थ नाजाबाद में कैफे प्याला, बड़ी मशहूर जगह, सारे तलंगे वहीं बैठते थे। गोली लगी सर पे, आदमी यूं गिरा, लोगों ने देखा, खाना खाना शुरू, उनका खाना चल रहा है। जिस जगह पे ये खबर छपी, तस्वीर भी साथ थी, कुत्ता मार दिया उन्होंने वहाँ बंस रोड पे। अगले दिन उसी जगह पे जहाँ ये खबर थी, 3 कॉलम बड़ी नुमायां करके, उसी जगह पे एक नज़्म छपी वहाँ के नौजवान शायर की। उसका एक शेर जो है ना, वो ऐसा दर्दनाक और कर्बनाक था, जिसने ये सुर्खी लगाई थी वो तो खैर उसकी बहुत बड़ी महारत थी कि कुत्ता इंसान की मौत मारा गया। अब उसका शेर सुन लें उस नज़्म का। उस शायर, नौजवान शायर ने ये लिखा कि भागते को, इसकी मंजरकशी की अपने अशार में, और उसका एक शेर आखिरी मक्ता, भागते कुत्ते ने ये साथी कुत्ते से कहा, भागते कुत्ते ने ये साथी कुत्ते से कहा, भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। अच्छा, अब ये आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या ये सारे वाक़यात हो गए? कराची खून में नहा गया, बोरीबंद लाशें मिली, कत्लो गारतगरी हुई, आग लग गई, शहर को तबाह कर दिया, हुस्न तबाह हो गया, जो रोशनियाँ अंधेरों में तब्दील हो गई। एक ये बताएं कि ये सिंध कार्ड और भुट्टोइज़म जो है वो क्यों जिंदा है? वही बात है कि अब वो सिंध कार्ड, पहले ये पार्टी अवामी पार्टी होती थी, चारों सूबों की पार्टी थी। आप आज की जो आप पीपल्स पार्टी देखते हैं वो सिर्फ लसानियत की बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर, वो भी अब वो सिंध कार्ड इसीलिए रह गया कि वो सिंध की, क्योंकि इससे पहले तो जसाफ थी, जीएम सैयद साहब का हमने जिक्र किया, वो पार्टी बड़ी जबरदस्त थी उस जमाने में जो थी, वो सिंधी जो थे वो इंटीरियर में वही स्ट्रॉन्ग थी, वही एक पार्टी थी, कोई शुबा नहीं, सेपरेट, हालांकि सेपरेट मूवमेंट थी। जीएस सिंध जो पार्टी थी, जो जीएस सैयद साहब की, और अब वो उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद कुछ ऐसा मामला था नहीं, तो अब कोई पार्टी, कोई जो सिंध के इंटीरियर को जो करती है वो कोई पार्टी रही नहीं। तो फिर अब जो सिंध कार्ड इसलिए रह गया कि वो सिंधियों की पार्टी है, एक ही सूबे में तक रह गई है वो। हालांकि ये भुट्टो साहब की पार्टी आपको पता है क्या पार्टी थी, तो पाकिस्तान में तो जब भुट्टो साहब खड़े होते थे तो पूरा पाकिस्तान हिल जाता था उनकी तकरीर। अब वो जो है वो एक सूबे का एक ग्रुप बन गया है, बस वो एक छोटा सा ग्रुप है वो। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं अगर इस मौजू पे बात की तो फिर वो कुछ इसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। कामरान फरीदी साहब, आप यकीन करें जितनी दिलचस्प और ख़ूबसूरत गुफ्तगू आप कर रहे हैं, ये कई नशिस्तों की मुतकाज़ी है, हम इस पर कई नशिस्तें कर सकते हैं, मेरे ख्याल हमें करनी चाहिए। मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। मैं अख्ताम एक शेर के साथ ही करता हूँ, आपने शेर पढ़ दिया था तो कुछ थोड़ा सा शौक़ आपने, तो मैं सिर्फ एक अख्तामी एक शेर पढ़ देता हूँ, और वो ये कि जो लोग इन मामलात को नहीं समझते शायद इस शेर से कुछ उनकी समझ में आ जाए। बड़ी अजीब बात की एक शायर ने कहा कि हसीन सांप के नक्शो निगार खूब सही, हसीन सांप के नक्शो निगार खूब सही, निगाह जहर पे रख, हंसी बदन पे न जा।